ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 99। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे से अपनी जान बचाते हुए तेजी से भागते हुए एल्डर फेंग फेहेंग को अचानक एक ठंड महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो युनचे बस कुछ मीटर दूर था। उसने भागने का प्लेन छोड़ दिया। उसने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक फिनिक्स फ्लेम्स बर्न्स द हेवेंस इस्तेमाल की। युनचे ने उस हमले का सामना अपनी तलवार के एक बेपरवाह झटके से किया। फिनिक्स फ्लेम्स चिंगारियों की तरह बिखर गईं। हेवन स्माइटिंग सोर्ड से निकली एनर्जी की वेव फेंग फेहेंग के सीने से टकराई। खून उगलते हुए उस एल्डर को उसके कॉलर से उठा लिया गया और मौत का एक ठंडा एहसास उस पर हावी हो गया। मैं डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का एक एल्डर हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। अब आगे। फुंग फेहेंग की मिन्नत का जवाब एक वीरान चीख से मिला जब गोल्डन फायर का एक गोला उसकी पीठ से फटा और उस कभी घमंडी एल्डर को जलती हुई राख में बदल दिया जो हवा में उड़ गई। डिवाइन फिनिक्स आर्मी के कमांडर्स ची जेनचांग और दुआन चिंगहाई बेहद खौफ से देख रहे थे कैसे युनचे ने उनके सबसे पावरफुल एल्डर को बस 2 आसान मूव्स में मार डाला। उनकी निगाहें बैटलफील्ड पर घूमी जहां उनकी समुंदर जैसी सेना अब बस इधर उधर बिखरे हुए डरे हुए टुकड़ों में रह गई थी। जब तबाही की फ्लेम आसमान से बरस रही थी और उनकी फौज के बड़े हिस्सों को एक फ्लेम के नरक में बदल रही थी, ची जेनचांग ने अपना आखिरी उम्मीदहीन दांव खेला। वो अपने कम्युनिकेशन जेड में साउंड ट्रांसमिट किया, सब लोग फैल जाओ। वैनगार्ड ईस्ट की तरफ, रियर गार्ड साउथ की तरफ, बाकी सब वेस्ट की तरफ भागो। भागती हुई आर्मी 3 हिस्सों में टूटकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगी। ये एक उम्मीदहीन स्ट्रैटेजी थी ताकि उनका पीछा करने वाला मजबूर होकर सिर्फ एक ही ग्रुप का शिकार कर पाए। ची जेनचांग जो ईस्ट की तरफ भाग रहा था को एक पल की राहत महसूस हुई जब उसने युनचे को हवा में रुकते हुए देखा। उसने अपनी पावर को उसकी आखिरी हद तक इस्तेमाल किया। वो एक जंग से नहीं बल्कि एक आदमी के रूप में आई प्रलय से भाग रहा था। लेकिन युनचे ने किसी का पीछा नहीं किया। उसने सोल्जर्स की तीनों धाराओं को भागते हुए देखा। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हुआ था। वो हजारों मीटर आसमान में ऊपर उठा जब तक कि पूरी घबराई हुई फौज उसके नीचे एक डर के नक्शे की तरह नहीं दिखने लगी। एक हल्का रूह को ठंडा कर देने वाली आवाज हर भागते हुए सोल्जर की रूह में उतर गया। डिवाइन फिनिक्स के शैतानी कुत्तों, तुम सब मरोगे। एक अजीब दम घोंट देने वाली गर्मी बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में हवा खुद एक हथियार बन गई जो फेफड़ों को झुलसा रही थी और आर्मर को लाल गरम कर रही थी। दर्द भरी चीखें उठने लगीं जब मेटल पिघलकर मांस पर चिपकने लगा और उसे नोचकर निकालने की कोशिश में खाल और मांसपेशियां उखड़ रही थीं। ची जेनचांग डर से चिल्लाया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी जबरदस्त पावर के सुरक्षा आर्मर के बावजूद एक भट्टी में फंस गया हो। उसने पीछे मुड़कर एक भयावह नजारा देखा। युनचे के ऊपर एक विशाल 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो का फिगर डिवाइन फायर में लिपटा हुआ था। उसका ऑरा प्योर एंशंट तबाही का था। यह एक ऐसी पावर थी जो समझ से परे थी। पिछले एम्प्रोस ने इस डिवीन्स पावर की सिर्फ एक झलक देखी थी, लेकिन युनचे जिसे गोल्डन क्रो के खून की 9 बूंदें और ईविल गॉड की फ्लेम के अनुकूल एक शरीर मिला था, उसने इसके सबसे गहरे रहस्यों में महारत हासिल कर ली थी। वो एक ऐसे लेवल की पावर इस्तेमाल कर रहा था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम सब अब जहन्नुम में जा सकते हो। युनचे ने चांट करना चालू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और खुशी की चमक थी। उसने उस टेक्निक का नाम दहाड़ा जो उनकी किस्मत पर मुहर लगाने वाली थी। गोल्डन क्रोज डोमेन ऑफ फायरी डिस्ट्रक्शन, येलो स्प्रिंग्स एशेज। क्रिम्सन फ्लेम की एक दुनिया खत्म कर देने वाले धमाके ने सारी आवाज और नजारा निगल लिया। आसमान, धरती, यहां तक कि दूर तक का नजारा भी एक ऐसे नरक में बदल गया जो किसी भी ज्वालामुखी से ज्यादा भयावह था। 10 लंबी सांसों के बाद फ्लेम की लपटें शांत हो गईं। दुनिया में खामोशी छा गई। शहर के सामने जमीन का विशाल हिस्सा डरावने रूप से खाली था। 35 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ, पेड़, खंडहर, लाशों के पहाड़ और पूरी डिवाइन फिनिक्स आर्मी बस गायब हो चुका था। वहां ना खून था, ना आर्मर, यहां तक कि राख भी नहीं। उन्हें मारा नहीं गया था, उनका अस्तित्व ही मिटा दिया गया था। जमीन छपट्टी हो चुकी थी, जलकर हड्डी जैसी सफेद हो गई। ऊपर के बादल गायब हो चुके थे। इस शांत खाली जगह में युनचे एकमात्र इंसान आसमान में फ्लोट कर रहा था। उसकी आंखों में वायलेंट फ्लेम के साथ कम हो गई। उसकी जगह एक ऐसी शांति ने ले ली जो कहीं ज्यादा डरावनी थी।
उसने अपनी बनाई हुई बंजर धरती पर नजर डाली, फिर अपना सिर उत्तर पश्चिम की तरफ घुमाया, डिवाइन फिनिक्स एम्पायर की दिशा में। इस सेना को डिस्ट्रॉय करना तो सिर्फ शुरुआत थी। दूर डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के दिल में एक बेचैन चीख ने फिनिक्स मेन हॉल की शाही खामोशी को तोड़ दिया। सेक्ट मास्टर फेंग हैंगकांग ने एक नक्शा नीचे रखा। उसने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई जो इतना शोर मचा हुआ है? एक हांफता हुआ संदेशवाहक अंदर आया। उसके शब्द घबराहट में एक साथ निकल रहे थे। स्कारलेट लाइफ क्रिस्टल्स, जिनमें उसके 2 सबसे विश्वासपात्र एल्डर्स की लाइफ पावर थी, अभी अभी टूट गए थे। दोनों मर चुके थे। फेंग हैंगकांग का चेहरा सख्त हो गया। वो एल्डर्स ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पर आखिरी हमले की निगरानी कर रहे थे। उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया कि कमजोर ब्लू विंड नेशन इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। फिर भी जब उसने सेना के कमांडर से संपर्क करने की कोशिश की, एक ठंडा सा एहसास उसके मन में उठने लगा। एक जरूरी 10,000 माइल ट्रांसमिशन, एक टूल जो सिर्फ सबसे गंभीर इमरजेंसी स्थितियों के लिए रखा गया था, जिंदा हो उठा। जेड से एक डरी हुई आवाज चिल्लाई, यह रिपोर्ट करते हुए कि पूरी मेन सेना, उसके कमांडर से लेकर आखिरी सोल्जर तक शांत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वो जवाब नहीं दे रहे थे, ऐसा था जैसे वो और उनके कम्युनिकेशन जेड्स धरती से ही गायब हो गए थे। फेंग हैंगकांग का हाथ कांपने लगा। एक उम्मीदहीन आखिरी कोशिश में उसने पास के एक जनरल को एक एलीट फोर्स के साथ आगे बढ़ने और पता लगाने का आदेश दिया कि क्या हुआ था। जैसे ही उसने जेड नीचे रखा, एक गहरा अशुभ एहसास उस पर हावी हो गया। उसकी महान जीत एक अजीब असंभव तबाही से टकरा गई थी। उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में उस अजीब तबाही का एक नाम था, युनचे। वहां साफ करने के लिए कोई मैदान ए जंग नहीं था, सिर्फ हड्डी जैसी सफेद जमीन का एक विशाल जला हुआ मैदान था, जहां कभी 7 लाख की सेना खड़ी थी। जो ब्लू विंड सोल्जर्स बच गए थे, जो मरने के लिए तैयार थे, अब बेहोशी की हालत में अपने घावों पर मरहम पट्टी कर रहे थे। जब युनचे आसमान से नीचे उतरा तो वो कांप उठे, डर से नहीं बल्कि उस डीमन गॉड के सम्मान में जिसने उन्हें बचाया था। यह एहसास शहर में एक लहर की तरह फैल गया। उनका प्रिंस कंसॉर्ट, उनकी एम्प्रेस का पति, एक काल्पनिक मौत से एक कहानी जैसी पावर के साथ वापस आ गया था। खुशी के नारे और आंसू फूट पड़े, क्योंकि एक काल्पनिक उम्मीद जिसे कब की बुझी हुई मान लिया गया था, उनके गिरते हुए देश के दिल में फिर से जल उठी थी। वो उम्मीद उस आदमी में दिख रही थी जो अब मून एम्ब्रेसिंग पैलेस में शांति से बैठा था। युनचे अपनी सोई हुई पत्नी एम्प्रेस कांग युए के पास बैठा था। उसका दिल इस बात से दुखी था कि वो उसके सबसे जरूरत समय में उसके साथ नहीं था। उसने धीरे से एक पावरफुल मेडिसिनल पिल उसके मुंह में रखी। उसकी एनर्जी सावधानी से उसकी पावर को उसके कमजोर शरीर में पहुंचा रही थी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे रंग लौट आया और उसकी आंखें धीरे से खुलीं। जब युनचे का चेहरा साफ दिखने लगा, उसने उन सभी नामों से उसका स्वागत किया जिन्होंने उनके इतिहास को परिभाषित किया था। युएर, श्वेरो, सीनियर सिस्टर, प्रिंसेस वाइफ, तुम उठ गई। एक दबी हुई चीख के साथ कांग युए उसके गले लग गई। वो हार ना मानने वाली एम्प्रेस, जिसने एक मरते हुए देश का बोझ उठाया था, आखिरकार उसने खुद को टूटने दिया। वो बेकाबू होकर रोते हुए उससे लिपट गई, इस डर से कि कहीं वो फिर से गायब ना हो जाए। ठीक कमरे के बाहर एक अलग तरह की मुलाकात हो रही थी। शाओयुन और उसके अजीब साथी नंबर 1 और नंबर 7 अंडर हेवन का स्वागत ब्लू विंड के हैरान पैलेस चीफ्स ने किया। नंबर 7 ने अपने सीधे सादे अंदाज में उन सब का परिचय कराया, उनके अजीब नामों को बिल्कुल नहीं छुपाया। उसने कहा, यह सब हमारे बदबूदार डैड की गलती है, इसलिए तुम लोगों को हंसने की इजाजत नहीं है। चीफ्स हंसने के बजाय उन्होंने अपना गहरा आभार व्यक्त किया। एक ने धीरे से कहा, शायद अब ब्लू विंड के लिए सच में कोई उम्मीद है। जब शाओयुन अपनी भाभी की कमजोर हालत को लेकर चिंतित था, नंबर 7 ने विश्वास के साथ उसके कंधे पर थपथपाया। उसने एक मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, बिग ब्रदर युन की मेडिकल स्किल्स जबरदस्त हैं, वो ठीक हो जाएंगी। जैसे ही चेंबर के दरवाजे खुले, अंदर से युनचे और एम्प्रेस कांग युए बाहर निकले। कांग युए की आंखों में भले ही अभी आंसू थे, पर उसके चेहरे पर अब एक हिम्मत वाली रोजी चमक साफ दिख रही थी। वहां मौजूद लॉयल ऑफिशियल्स और पावरफुल दोस्तों ने अपनी लौटी हुई एम्प्रेस को राहत की सांस के साथ ग्रीट किया। अब कांग युए 3 साल पहले वाली नाजुक प्रिंसेस नहीं रह गई थी। उसने एक रूलर के नए अथॉरिटी के साथ सबसे बात की, एक ऐसी अथॉरिटी जो मुश्किलों में तब कर बनी थी।
उसने युनचे के स्वॉन सिबलिंग्स नंबर 1 अंडर हेवन, नंबर 7 अंडर हेवन और थोड़ा घबराए हुए शाओयुन का वेलकम किया। उसने माफी मांगी कि उनका रियूनियन इस बैटल के केओस की वजह से खराब हो गया। उसकी इस ग्रेस और स्ट्रेंथ से सभी लोग काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी से मना कर दिया। नंबर 1 अंडर हेवन, जो कि बेहद पावरफुल और लॉयल आदमी था, सबकी तरफ से बोला। उसने युनचे और उसके नेशन की मदद के लिए अपनी जान तक दे देने की कसम खाई। ये एक एहसान था जिसे चुकाने के लिए वो सभी बेताब थे। लेकिन ये रियूनियन का पल जल्द ही सिचुएशन की गंभीर रियलिटी के नीचे दब गया। जैसे ही कांग यूए ने डिवाइन फीनिक्स आर्मी के वापस लौटने की तैयारी में सिटी के डिफेंस को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, युनचे को तबाही का असली मंजर पता चला। ब्लू विंड नेशन की 90% से ज्यादा शहरें हार चुकी थीं और लगभग 5 करोड़ लोग मारे जा चुके थे। यह सुनकर युनचे के दिल में एक ठंडी नफरत भरी फ्लेम जल उठी। उसने अपने दांत पीसते हुए दुश्मन का नाम लिया, डिवाइन फीनिक्स एम्पायर। इसके बाद बात एक और बड़े धोखे की तरफ मुड़ गई। देश के सबसे पावरफुल प्रोफाउंड सेक्ट्स, जिनमें उनका सबसे रिस्पेक्टेड हेवनली सोर्ड विला भी शामिल था, उन सब ने अपने देश का साथ छोड़ दिया था। उन सेक्ट्स ने मदद की सारी गुहार को अनदेखा कर दिया। 1000 साल के भरोसे और फर्ज से बढ़कर उन्होंने अपनी जान बचाना जरूरी समझा। जब आम सोल्जर लड़ रहे थे और मर रहे थे, तब देश के ये तथाकथित गार्डियंस डर से छिपे बैठे थे। कुछ सेक्ट लीडर्स ने तो हमलावरों के सामने घुटने तक टेक दिए थे। तभी युनचे को अचानक अपनी फैमिली का ख्याल आया और एक डर ने उसे जकड़ लिया। उसने हिम्मत करके उनके बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि उसके दादा और छोटी आंट सेफ हैं, तब उसने राहत की सांस ली। उन्हें एक दूर दराज के शहर में भेज दिया गया था, जिस पर दुश्मन की एक बड़ी फोर्स ने हमला तो किया, लेकिन शहर ने बिना खून खराबे के सरेंडर कर दिया, जिससे वहां के सभी लोग सेफ रहे। यह खबर सुनकर शाओयुन के चेहरे पर आंसुओं भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि यह वही फैमिली थी जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी अलग रहा था। युनचे उन सबको जल्द से जल्द मिलवाना चाहता था और उसने तुरंत उन्हें वापस लाने के लिए निकलने का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही वो निकलने की तैयारी कर रहा था, एक सीनियर ऑफिशियल डोंगफांग शिव ने उसे एक गंभीर चेतावनी देते हुए रोका। खबर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के बारे में थी। भले ही सेक्ट ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी 1000 साल की जमा की हुई सारी रिसोर्सेज दान कर दी थीं। इसी कंट्रीब्यूशन ने दुश्मन को 3 महीनों तक रोक कर रखा था। फिर 6 महीने पहले उनसे सारा कांटेक्ट टूट गया। सिया किंगयू, जो युनचे की वाइफ और एसगार्ड की एक डिसाइपल थी, उसने एम्प्रेस को एक आखिरी अजीब मैसेज भेजा था। उस मैसेज में उसने एक ग्रेट कैलेमिटी की बात की थी और एम्प्रेस को अपना ख्याल खुद रखने की चेतावनी दी थी। ये सुनते ही युनचे का दिल बैठ गया। उसे एक प्रोफेसी याद आई जिसमें सेक्ट पर 1000 ईयर कैलेमिटी आने की भविष्यवाणी की गई थी। डिवाइन फीनिक्स आर्मी के पास उनके अलग थलग बर्फीले किले पर हमला करने की कोई वजह नहीं थी, जिससे उनके गायब होने का कारण एक ठंडा डरावना रहस्य बन गया था। एक तरफ फैमिली से मिलने की खुशी और दूसरी तरफ एक नया अनजान खतरा। युनचे इस दुविधा में था। उसने तेजी से एक फैसला किया। भारी खबरों के बोझ ने उसकी वापसी की सारी खुशी छीन ली थी। उसने ऐलान किया, मुझे अभी के अभी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड जाना होगा। अपने पावरफुल दोस्तों पर इंपीरियल सिटी की रक्षा का भरोसा करते हुए उसने कांग यूए को एक क्विक मैसेज भेजा और तेजी से आसमान की तरफ उड़ गया। उसने प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क को समन किया। स्पेस में एक पल के लिए डिस्टॉर्शन हुआ और अगले ही पल वो गायब हो चुका था। वो तेजी से नॉर्थ के बर्फीले इलाके की तरफ बढ़ रहा था, जहां फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का अनजान भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस के ऊपर हवा अचानक डिस्टॉर्ट हुई और उस फ्रिजिड आसमान में युनचे अपीयर हुआ। उस पूरे बर्फीले इलाके में एक भारी रिदमिक बूम की आवाज गूंज रही थी। यह एक लगातार हो रही हिंसा की आवाज थी जो उसे इंस्टिंक्टिवली फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की तरफ खींच रही थी। अपनी स्पीड को बिल्कुल लिमिट तक पुश करते हुए वो आइस के ऊपर से तेजी से निकला। हर गुजरते सेकंड के साथ वो हिंसा भरी टक्कर की आवाजें और तेज होती जा रही थीं, जो उसके सबसे बुरे डर को सच साबित कर रही थीं। सेक्ट पर हमला हो रहा था। एसगार्ड के सेक्रेड हॉल्स के अंदर नींव तक हिल रही थी। पिछले 6 दर्दनाक महीनों से 2 पावरफुल कल्टीवेटर्स, ये चिंगशंग और ये जी, लगातार मेन हॉल के हेवनली फर्म जेड दरवाजे पर हमला कर रहे थे। ये चिंगशंग का सब्र अब खत्म हो चुका था। जिस मिशन को उसने डिसाइपल सिया किंगयू को पकड़ने का एक आसान काम बताया था, वो अब एक बहुत बड़ी फेलियर बन चुका था और उसका खौफनाक यंग मास्टर अब सिक्लूजन से बाहर आ गया था।
अपने मास्टर के गुस्से का सामना करने का ख्याल किसी भी फिजिकल खतरे से कहीं ज्यादा डरावना था। अचानक एक जोरदार हमले से उस पुराने जेड दरवाजे से चीखने की आवाज आई और उस पर मकड़ी के जाले जैसे क्रैक्स फैल गए। ये चिंगशेंग के मुंह से एक पागलों जैसी राहत भरी हंसी निकली। वो दहाड़ा फाइनली, और उसका चेहरा एक शैतानी नकाब में बदल गया। उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो आधे साल से दबा हुआ था अब बाहर निकलने वाला था। प्रोफाउंड एनर्जी के एक फाइनल कंट्रोल्ड ब्लास्ट के साथ उसने उस टूटते हुए दरवाजे को पल में उड़ा दिया और उसे पेल व्हाइट पाउडर के बादल में बदल दिया। उस धूल के पीछे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की 2000 डिसाइपल्स खड़ी थीं। उनके चेहरे ठंडे और एक शांत पक्की नफरत से भरे हुए थे। वे पहले ही अपनी किस्मत को मान चुकी थीं। उन्हें बस इस बात की तसल्ली थी कि उनकी सबसे प्रॉमिसिंग डिसाइपल सिया किंग्यू महीनों पहले ही बचकर निकल गई थी। उनकी मर रही एसगार्ड मिस्ट्रेस गोंग युक्सियन ने कांपते हुए हाथ से हमलावरों की तरफ इशारा किया। उसकी लाइफ फोर्स बुझ रही थी। उसने खांसते हुए कहा, फींड, तुम्हें एक दिन ऊपर वाले के कहर का सामना करना पड़ेगा। ये चिंगशेंग ने उसकी इस दयनीय हालत पर हंसा। उसने ताना मारा, मैं इन खूबसूरत औरतों को एक एक करके तुम्हारे सामने मारूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे गुस्से से मरने से पहले मुझे कितनी को मारना पड़ेगा। जब वो उसकी निराशा में खुश हो रहा था तभी उसके सबॉर्डिनेट ये जी ने अपनी नजर डिसाइपल्स पर दौड़ाई। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो गुर्राया, सिया किंग्यू, कहां छुपाया तुमने सिया किंग्यू को? ये चिंगशेंग के चेहरे पर वो पागलों वाली हंसी जम गई। उसने हॉल के अंदर घूरा और धीरे धीरे समझ आ रहे डर के साथ उसे रियलाइज हुआ कि उनका प्राइमरी टारगेट वहां नहीं था। उसकी नजर पास के एक स्टेज पर एक स्पेशल फॉर्मेशन की हल्की बची हुई एनर्जी पर पड़ी। उनके साथ धोखा हुआ था। जब वो दरवाजा तोड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, सिया किंग्यू बचकर निकल चुकी थी। गुस्सा और डर ये चिंगशेंग के अंदर लड़ रहे थे। अपने यंग मास्टर को अपनी फेलियर रिपोर्ट करने का डर बाकी सब पर भारी पड़ गया। वो चीखा, तुम सब मरोगे। जैसे ही उसकी जालिम पावर निकली, सीनियर डिसाइपल्स चिल्लाएं, मिस्ट्रेस को प्रोटेक्ट करो। उन्होंने खुद को गोंग युक्सियन के सामने फेंक दिया, लेकिन एक ओवरलॉर्ड की जबरदस्त ताकत के आगे उन्हें मक्खियों की तरह उड़ा दिया गया। ये चिंगशेंग ने अपना हाथ उठाया। उसके चेहरे पर शैतानी गुस्से का नकाब था। मर्डरस एनर्जी की एक लहर ऑसगार्ड की मशहूर 7 फेरीज की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो जानलेवा हमला होने ही वाला था, हमलावरों के पीछे से एक बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरे हॉल को हिलाकर रख दिया। ये जी ने शॉक में मुड़ते हुए पूछा, कौन है? एक गोल्डन फिगर उसकी आंखों के सामने से गुजरा। वो इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वो स्पेस को ही चीर कर निकल गया हो। ये चिंगशेंग और ये जी घूमकर हैरानी से उस शख्स को देखने लगे जो भूत की तरह वहां अपीयर हुआ था। उनके सामने खड़ा आदमी मुश्किल से 20 साल का लग रहा था। उसने गोल्डन पैटर्न वाला एक रोब पहना हुआ था और उसका एक्सप्रेशन शांत लेकिन शैतानी था। दोनों ने एक साथ पूछा, कौन हो तुम? बोलते हुए उन्होंने उसकी प्रोफाउंड ऑरा को चेक किया। उनकी घबराहट तुरंत गायब हो गई। ये चिंगशेंग ने नफरत से कहा, यह तो बस एक बदतमीज छोटा बच्चा है। उस आदमी की ऑरा सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 3रे लेवल पर थी। उसकी उम्र के हिसाब से यह काफी हैरान करने वाला था, लेकिन उनके लिए यह कुछ भी नहीं था। उन्होंने उसकी अनबिलीवेबल स्पीड को किसी स्पेशल प्रोफाउंड आर्ट या आर्टिफैक्ट का नतीजा मानकर इग्नोर कर दिया। युनचे सब कुछ सुनने के लिए बिल्कुल समय पर पहुंचा था। वो समझ गया कि फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल को बनाने वाला हेवनली फर्म जेड ही था जिसने सेक्ट को इस बदकिस्मत आफत से बचाया था। अब वो आखिरी पल में वहां पहुंच गया था। उसकी नजर 12 हमलावरों पर घूमी। 2 मिड स्टेज ओवरलॉर्ड्स थे और बाकी 10 कम से कम एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 8वें लेवल पर थे। उसने उनसे नजर हटाई और गोंग युक्सियन को देखा जिसे मुरोंग चंगशुए और जुन लियांकी ने सहारा दे रखा था। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की डिसाइपल्स हैरानी से देख रही थीं, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उनकी हैरानी पहचान में बदल गई। उनमें से एक ने धीरे से कहा, युनचे मर चुकी ग्रैंड एसगार्ड मिस्ट्रेस फोंग चेनहुए के आइस कॉफिन के पास से गुजरा और गोंग युक्सियन के सामने घुटने टेक दिए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी विटैलिटी कमजोर थी और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। युनचे ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके शरीर में हेवन एंड अर्थ एनर्जी की एक स्ट्रीम डाल दी। उसने गुनहगारी के एहसास के साथ कहा, एसगार्ड मिस्ट्रेस, मुझे आने में देर हो गई।
गोंग युक्सेन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका पीला चेहरा घबराहट से लाल हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, तुम युनछे, क्या यह सच में तुम हो? क्या तुम? युनछे ने जोर से हाँ में सिर हिलाया और कहा, यह मैं ही हूं। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें से एक छोटा सा ट्री ऑफ फ्रोजन एंड उग गया। जैसा कि फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट साबित करता है, मैं प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में नहीं मरा था। मुझे एक दूसरी दुनिया में ले जाया गया था और मैं आज ही लौटा हूं। सबूत देखकर औरतों को अब कोई शक नहीं रहा कि यह वही था। गोंग युक्सेन के होंठ कांपे। उसने धीरे से कहा, तुम सच में अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वो जानती थी कि उसका लौटना 2 ओवरलॉर्ड्स द्वारा बिछाए गए मौत के जाल में चलकर आने जैसा था। युनछे ने नाम में सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, मैं फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का एक डिसाइपल हूं। मुझे पहले लौटना चाहिए था। अब जब मैं वापस आ गया हूं, मैं किसी को भी हमारे सेक्ट को कुचलने नहीं दूंगा। युनछे के पीछे से घमंडी हंसी की आवाज आई। ये चिंगशंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझे हंसी से पागल कर दोगे। एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के तीसरे लेवल का एक जंगली छोकरा सोचता है कि वो किसी को मुझसे बचा सकता है। अगर मैं चाहूं कि तुम मर जाओ तो तुम एक सांस भी ज्यादा नहीं जी पाओगे। येजी ने साफ साफ कहा, युनछे, ये नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। ये चिंगशंग ठंडी हंसी हंसा और समझाया, बिल्कुल लगेगा। ये वही छोकरा है जिसने डिवाइन फिनिक्स नेशन के मुंह पर थप्पड़ मारा था और हमारे यंग मास्टर को गुस्सा दिलाया था। यंग मास्टर ये जानकर बहुत खुश होंगे कि वो जिंदा है। युनछे का दिल बैठ गया। वो समझ गया कि ये लोग सन मून डिवाइन हॉल से थे, जिन्हें ये सिंघन ने भेजा था। ये चिंगशंग ने युनछे को दया की नजर से देखा। उसने कहा, तुम्हारे लिए जिंदा बचना आसान नहीं था, फिर भी तुम अब अपनी मौत की तरफ दौड़ रहे हो। उसने अपना हाथ हिलाया और हुक्म दिया, उस छोकरा को पकड़ो, उसे मारना मत। यंग मास्टर खुद उसे मारना चाहेंगे। काले कपड़ों में एक आदमी युनछे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वो एक लेवल 8 थ्रोन था, जो एक लेवल 3 को संभालने के लिए काफी से ज्यादा था। मुरोंग छियांगशुए और चू युएली घबराहट में चिल्लाए, युनछे, संभल के। युनछे का एक्सप्रेशन ठंडा ही रहा। वो हिला तक नहीं, बस अपनी हथेली आगे बढ़ाई और हल्का सा हाथ हिलाया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। वो काले कपड़ों वाला आदमी, जो अभी भी 10 मीटर दूर था, अपनी जगह से गायब हो गया और 30 मीटर दूर एक पत्थर की दीवार से जा टकराया। वो जमीन पर गिरा, एक खून का ढेर बनकर, और फिर हिला तक नहीं। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सभी लोग स्टंट थे। काले कपड़ों वाला आदमी एक 9th लेवल थ्रोन था, जो फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज में से किसी से भी ज्यादा स्ट्रांग था। फिर भी युनछे ने उसे सिर्फ हाथ हिलाकर मार दिया था। बाकी लोग अपने गिरे हुए साथी की तरफ दौड़े। उनमें से एक ने बॉडी को छुआ और डर से ऊपर देखा। एक आदमी हकलाते हुए बोला, उसकी आवाज कांप रही थी, उसके मेरिडियंस टूट गए हैं, उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई हैं, वो मर चुका है। ये चिंगशंग और ये जी ने अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहते हुए महसूस किया। वो शौक में हकलाए, क्या? वो एक 9th लेवल थ्रोन को एक मूव में मार सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी 80% स्ट्रेंथ लगानी पड़ती। वो इतनी आसानी से 10 मीटर दूर से सिर्फ हाथ हिलाकर ऐसा नहीं कर सकते थे। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की औरतें अपने मुंह खोले देखती रह गईं। गोंग युक्सेन की आंखें कांप उठीं। वो जानती थी कि एक थ्रोन को इतनी आसानी से मारने के लिए किसी की स्ट्रेंथ कम से कम टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के लैटर स्टेजेस में होनी चाहिए। ये चिंगशंग और ये जी के चेहरों पर जो नफरत थी, वो अब डर में बदल चुकी थी। वो बेवकूफ नहीं थे। वो जानते थे कि एक थ्रोन को सिर्फ एक हाथ हिलाकर मारने के लिए किस लेवल की पावर की जरूरत होती है। उन्हें 3 साल पहले की अफवाह धुंधली सी याद आई कि अर्थ प्रोफाउंड रेल्म पर रहते हुए युनछे ने डिवाइन फिनिक्स एम्पायर के लेट स्टेज थ्रोन्स को हराया था। अगर यह सच था तो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म वाला युनछे एक बहुत ही डरावना ख्याल था। उनके दिल उनके सीने में जोर जोर से धड़कने लगे। यह चिंगशंग बस यही दुआ कर सकता था कि यह सब बस एक तुक्का हो। उसने अपने दांत पीसे और हुक्म दिया, तुम सब एक साथ आगे बढ़ो, पकड़ो उसे। 9 थ्रोन्स ने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी एक्सप्लोड की और हर दिशा से युनछे की तरफ लपके। 9 पावरफुल ऑरास उनके बीच के स्पेस में क्रिस क्रॉस हो रही थीं। उनके इस ऑल आउट हमले का सामना करते हुए युनछे जमीन पर अपनी जगह जमा रहा। उसकी आंखें झपकी तक नहीं। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक ब्लू लाइट चमकी। उसने अपना हाथ घुमाया और 9 आइस स्पिरिट्स अनबिलीवेबल स्पीड से बाहर निकली।
इससे पहले कि थ्रोन्स उन ब्लू फ्लैशेस को रजिस्टर भी कर पाते, वो स्पिरिट्स उनके सीने से जा टकराईं। उनके शरीर तुरंत ब्लू लाइट में नहा गए और अंदर से बाहर तक पूरी तरह से जमकर आइस स्टैच्यूज में बदल गए। कोई चीख नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ 9 शरीरों के जमने की आवाज आई। अगले ही पल वो 9 आइस स्टैच्यूज हवा से नीचे गिरी और जमीन से टकराकर टूट गईं। वो अनगिनत बर्फीले टुकड़ों में बिखर गए। खून का एक कतरा भी नहीं दिख रहा था। वो उनके शरीरों के साथ ही तुरंत जम गया था। ये चिंगशेंग और येजी पीछे हट गए। उनकी आंखों की पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। वो हकलाए, क्या? 9 हाई लेवल थ्रोन्स एक पल में जम गए और टूटकर बिखर गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी ने जरा भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी प्रोफाउंड एनर्जी को ही बर्फ में सील कर दिया गया हो। युनचे के पीछे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की औरतें हैरानी से हाँफने लगीं, बिल्कुल दंग रह गईं। एक साथ 9 लेट स्टेज थ्रोन्स को इतनी आसानी से मार देना, यह एक ऐसी पावर थी जो उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। उन दोनों ओवरलॉर्ड्स के अंदर एक ठंडा सा एहसास बढ़ने लगा। युनचे की नजर उन पर पड़ी और उन्हें महसूस हुआ कि एक जबरदस्त किलिंग इंटेंट ने उन्हें अपनी जगह पर लॉक कर दिया है। युनचे ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। एक ऐसा डर जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था उनके शरीरों में फैल गया। हड्डियों को चीर देने वाली ठंड ने उनके दिल और सोल को कांपने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसा प्रेशर था जो उन्होंने सिर्फ एक मोनार्क से महसूस किया था। यह नौजवान उन दोनों को मिलाकर भी ज्यादा स्ट्रांग था। वो उन्हें उतनी ही आसानी से मार सकता था जैसे उसने उनके आदमियों को मारा था। यह चिंगशेंग पीछे खिसकने लगा, भागने की तैयारी में। उसने अपने डर को दबाया और चिल्लाया, युनचे, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? युनचे का हर शब्द उन पर एक बड़े पत्थर की तरह टकराया। उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मैं यह जानता हूं कि तुम लोग अब मरने वाले हो। इससे पहले कि उसकी आवाज पूरी होती, उसका फिगर ब्लर हुआ और सीधा येजी के सामने अपीयर हो गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि दोनों ओवरलॉर्ड्स अभी भी उसके पीछे छोड़े गए आफ्टर इमेज को ही देख रहे थे। ये चिंगशेंग के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो पीछे की तरफ लपका, लेकिन युनचे के हाथ ने पहले ही येजी के गले पर मौत की पकड़ बना ली थी और उस ओवरलॉर्ड को पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठा लिया था। येजी की आंखें बाहर निकल आईं, उसका चेहरा चुकंदर जैसा लाल हो गया और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह से दब चुकी थी। वो एक सख्त लाश की तरह बेबस था। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की औरतें ये देखकर पीली पड़ गईं। ये डरावना ओवरलॉर्ड जिसने उन्हें निराशा में धकेल दिया था, अब गले से पकड़ा हुआ था और अपने हाथ तक उठाकर लड़ने में असमर्थ था। येजी की पुतलियां डर और निराशा से फैल गईं। युनचे ने कोई दया नहीं दिखाई। अपनी उंगलियों को हल्का सा हिलाते ही येजी के गले की हड्डियां पाउडर बन गईं। युनचे गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाया, मेरे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का तुमसे कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी तुमने इतनी बेरहमी दिखाई। पालतू कुत्ते हो तुम, 10,000 बार मरकर भी तुम अपने पाप नहीं धो सकते। मरो। जैसे ही मरो शब्द उसके मुंह से निकला, युनचे के हाथ में गोल्डन क्रो फ्लेम्स जल उठीं और उसने तुरंत येजी के शरीर को अपनी फ्लेम्स में ले लिया। वो ओवरलॉर्ड एक जिंदा मशाल बन गया। उसकी पुतलियां शदीद दर्द में फड़क रही थीं। कुछ सांसों के बाद फ्लेम बुझ गई। येजी का शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका था। पीछे राख तक नहीं बची थी। फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हवा झुलसा देने वाली गर्म हो गई थी, लेकिन यह चिंगशेंग का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, जैसे उसे किसी बर्फीले नरक में फेंक दिया गया हो। उसने अभी अभी अपने साथी को सेकंड्स में राख बनते देखा था। जब युनचे की नजर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी तो उसने एक तीखी चीख मारी और एक डरे हुए कुत्ते की तरह भागा। बचने के लिए दीवार पर चढ़ने की बेताब कोशिश करने लगा। वीडियो को लाइक और हाइप करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ ही जिनसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा, वो मेंबरशिप लेकर कल का वीडियो आज ही देख पाएंगे।